ये साइड में रखना पड़ेगा उधर रख लेना, उधर साइड में। हाँ गुरुदेव दो और पांच छोड़ जाए बनी की व्यवस्था कितना है? शक्ति की 1919 कांड पर चिंगारी लगी क्रांति, छोड़ पढ़ाई इसमें आजादी का दिन माठाया था, शेर भगत सिंह आया था, शेर भगत सिंह आया। मेरा साहब आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप बसवा टीम को ऐसे मुकाम पर लेकर के आए हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले और देश की जो पहली महिला शिक्षिका हुई हैं और माता जो फातिमा शेख जी, आज उनका जयंती उत्सव आप शिक्षक दिवस के रूप में और शौर्य दिवस के रूप में आज मना रहे हो। और जो बसवा टीम है, आज आप यहाँ पर आप ऐसे मुकाम पर आपने ला के खड़ा कर दिया कि हर देश में, क्या मैं हरियाणा की बात क्या करूँ, पूरे देश में आज लोगों की ज़ुबान पर बसवा टीम का नाम है। तो आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और आज थोड़ा उसके बारे में आप प्रकाश डालें, बताएँ कि क्या। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं गजब हरियाणा चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे कार्यक्रमों को कवर करते हैं और देश की सभी जनता को, सभी बुद्धिजीवी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माता सावित्रीबाई फुले जयंती अपने लेवल पे हर जगह मनाएं। और सभी को सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले जी, माता फातिमा शेख की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये कार्यक्रम हम हर साल लगाते हैं 3 जनवरी को, और ये एक टेस्ट के रूप में भी होता है, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लगाते हैं पूरी सर्दियों के अंदर लगाते हैं। उससे हमें ये पता लग जाता है कि समाज में कितने लोग एक्टिव है और कौन अनएक्टिव है, क्योंकि जो यहाँ पे पहुँचेंगे वो सारे साथी एक्टिव लोग होंगे। सर्दियों में आजकल लोगों से रिजाई नहीं छूट रही, परंतु यहाँ साथी पहुँच रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक एक साथी का जो यहाँ पहुँच रहे हैं। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो महिलाओं को जागृत करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, ये हर उस व्यक्ति को जानकारी है जो बहुजन मूवमेंट में काम करता है, परंतु आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। तो बसवा का कैसे शुरुआत हुई? बसवा के आपको कैसे विचार आया कि उसको हम बनाएं या करें? सर, हमने पहले हमारा एक संगठन था जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग काम कर रहे थे, और वो संगठन राजनीति की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से वो 4-5 भागों में बट गया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम भी अलग से कोई भाग बनाएं। तो हम लोगों ने जो उस संगठन में हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे, कहते लगे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ही संगठन हम बनाएं बसवा के नाम से, जो बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हम लोगों ने तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संगठन तैयार करना पड़ा। जो साथी बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, यानी कि जो स्टूडेंट थे वो एम्प्लॉइज बन गए या अपने कारोबार में चले गए, उन्होंने एजुकेशन छोड़ दी, तो उन लोगों के लिए एक बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया सर। और ये संगठन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, गांव-गांव लाइब्रेरी खोलने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया। अभी तक बसवा टीम, ये नहीं कहूँगा कि ये बसवा टीम नहीं खोली है, परंतु बसवा टीम के मार्फत मार्गदर्शन में 50 पुस्तकालय खुल चुके हैं और 150 के आसपास लोग नौकरी भी लग चुके हैं। तो वो 50 पुस्तकालय जो आपने गांव में खोले हैं, तो उसमें वो किस तरीके से आपने खोले हैं? उसमें आपको कैसे उनकी बिल्डिंग वगैरह या जो वहाँ पर स्थान आपको कैसे उपलब्ध हुआ? सर, वो जो गाँव के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर भवन
या महर्षि वाल्मीकि भवन या गुरु रविदास जियों के नाम से जो चौपाले हैं, उन चौपालों में ग्राम पंचायतों के जो वहाँ के ग्राम सचिव वगैरह जो मौजूदा लोग हैं उनसे सलाह करी, उनसे निवेदन करा, हाथ जोड़े कि आपके यहाँ पे अगर हम एक लाइब्रेरी की इस्टेब्लिश करवा दें तो उस लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो जुआ का बहुत सारे गाँवों में क्या है सर, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, नशीला पदार्थों का सेवन करते हैं खाली पड़ी चौपालों में। और जो हमारी चौपाले और जो भवन है ना, उनकी खिड़कियां दरवाजे तक तोड़ दिए जाते हैं। परंतु उन लोगों को हमने समझाया है कि जब यहाँ पे लाइब्रेरी खुलेगी तो आप लोगों की इस भवन की संभाल भी होगी और आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और उस जो वहाँ पे जो लाइब्रेरी खोलते हैं, जो मटेरियल है, हम लोग हैं, जैसे आप जैसे साथी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कोई 1000, 2000, कोई 500, कोई 700 इस तरीके से हमें सहयोग देता है। और उस गांव के लोग भी कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। हम दोनों जने मिलके, बसवा टीम प्लस गांव के लोग मिलके उस पैसे से सामान खरीदते हैं और वो लाइब्रेरी स्टैब्लिश हो जाती है। तो अब तक क्या रिजल्ट सामने आए हैं उस लाइब्रेरी? सर उस लाइब्रेरियों से एक तो रिजल्ट ये है कि बच्चे जो ड्रॉप आउट कर गए थे दोबारा से उन्होंने एजुकेशन शुरू करी। दूसरी बात, वहाँ से बच्चों के पास जैसे संसाधन नहीं है, गांव में छोटे छोटे मकान हैं, हमारे पूरी फैमिली सही तरीके से नहीं रह पाती, उनके लिए पढ़ने के लिए सेपरेट जगह नहीं थी। वो सेपरेट जगह उन लोगों को मिली, उसकी वजह से 150 के आसपास 50 पुस्तकालयों से बच्चे नौकरी पे लगे। नशा छोड़ा लोगों ने, हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया हुआ था। पीछे हमने साइकिल यात्रा निकाली थी गुरुदेव भाई के नेतृत्व में, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा। और ये भी कर रहे हैं, जो बसवा टीम के अंदर काम करेगा ना, सबसे पहले तो उसने नशा छोड़ना पड़ेगा। तो सर इसमें समाज सुधार का काम भी होगा। जो खाली पड़ी चौपाले थी सर, उससे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ जैसे ड्रिंकर लोग बैठते थे, जो क्या नाम है असामाजिक तत्व बैठते थे, वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे, कोई असंवैधानिक एक्टिविटियां भी कर सकते थे। उन चीज़ों पे रोक लगी क्योंकि वहाँ पे पुस्तकालय खुला, वहाँ पे हम प्रॉपर लोग लगाते हैं, प्रॉपर बंदे रहते हैं वहाँ पे, तो वो असंवैधानिक घटनाएं नहीं हो पा रही। तो ये इससे है ना प्रशासन को भी फायदा हुआ। जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसके पास कम केस गए। परंतु मैं जिला प्रशासन प्रदेश की सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां बसवा टीम या अन्य कोई भी संगठन लाइब्रेरी खोले या वहां के लोग लाइब्रेरी खोलें, तो उनका सपोर्ट, उनका सहयोग उन लोगों ने करना चाहिए सर। तो अभी तक आप जो कितने कार्यक्रम कर चुके हैं और कितना आपको ये सहयोग जो आपको होता है, जो आप कार्यक्रम करते हैं, काफ़ी कार्यक्रम पे खर्चा आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? सर मैं जो हमारे पास सहयोग आता है वो सहयोग समाज के लोग अपने आप सहयोग करते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण अब भी है सर। 40,000 के आसपास प्लस में कह रहा हूँ सर, मैं पैसे आ चुके हैं, परंतु एक भी साथी के पास हमने जाके पर्ची नहीं काटी। वो सभी साथी पहले पैसे डालते हैं, बाद में फ़ोन करते हैं, फिर हम उनसे ज़बरदस्ती उनकी फ़ोटो लेते हैं ताकि हम ग्रुपों में डाल सकें, फेसबुक पे लगा सकें, ताकि लोग भी मोटिवेट हो और उन चीज़ों से मोटिवेट होकर सहयोग कर रहे हैं साथी सर। तो कितना अब तक आप ये कार्यक्रम कर चुके हैं? ये कार्यक्रम सर 2012 से 3 जनवरी का लगातार हमारा एक कार्यक्रम रहता है, 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर, और ये हम 2012 से लगातार कर रहे हैं। और अब की बार जो हमने कार्यक्रम करा है, अब की बार हमने कुछ अलग तरीके से कार्यक्रम कराया। अब की बार हम लोगों ने ना तो हम फील्ड में गए, क्योंकि हम ये देखना, टेस्ट लेना चाहते कि समाज के लोग कितने जागरूक है, इतना हम फील्ड में नहीं गए। 1-2 जगह जहां साथियों ने जबरदस्ती हमें बुलाया, भैया आपने आना पड़ेगा, तो हम वहां गए। ये सारा कार्यक्रम फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से ही रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो समाज में काम करने वाले युवा है, जो जब संख्या की जरूरत होती है, एट्रोसिटी होती है, वो संख्या इकट्ठी करते हैं, वही साथी पैसे की मैनेजमेंट करते हैं। उन साथियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया अब की बार। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, क्या और इसको किस तरीके से बसवा का विस्तार करोगे, उसकी क्या प्लानिंग आपकी रहेगी? सर बसवा का हम विस्तार की ये प्लानिंग बनाई हुई है। जो स्टूडेंट विंग है उसमें हम सिर्फ स्टूडेंटों को रखेंगे, भाई छात्रों को रखें। जो समाज वेलफेयर एसोसिएशन है, वो जो बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन निकल गए, उनको समाज
समाज वेलफेयर एसोसिएशन में, और जो बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ लग रहे हैं उनके लिए एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाएगा सर, और इसको पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। बल्कि हमने 2-3 स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष भी लगाए हैं, पर वो अभी डिस्क्लोज नहीं करा हमने, राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं किया। अभी हम लोग प्रदेश स्तर पर रखेंगे सर। तो अभी आपने 2 बातें बताई हैं कि बसवा जो 2 बातों को लेकर के मेन उन पे कार्य कर रही है, एक तो समाज सुधार के काम और दूसरा एजुकेशन को लेकर के, तीसरा एक और बहुत अहम है, हाँ जी, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स में आप क्या कर रहे हो? क्या बसवा का कोई ऐसा आगे का भविष्य का कोई प्लान है या अभी उन्होंने कुछ किया है इस पर? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया सर, और इसके बारे में हमने थोड़ा कम ही सोचा है। और अब हम स्पोर्ट्स के लिए, आपने बहुत बड़ा सुझाव दिया, स्पोर्ट्स के लिए हमारे साथी है मास्टर रघुवीर मेहरा जी, और मैं चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स के रूप में है ना, बसवा टीम की जो स्पोर्ट्स की टीम है, वो स्पोर्ट्स से किस प्रकार से तैयार किया जाए, वो स्पोर्ट्स की जिम्मेवारी मीडिया के माध्यम से अभी मास्टर जियों की लगाते हैं कि स्पोर्ट्स की आपने टीम बनानी है, स्पोर्ट्स के किस प्रकार से गेम खिलवा सकते हैं हम संगठन के माध्यम से, वो भी व्यवस्था आपने करनी है सर। आज आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। और मास्टर जी, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो ना? स्पोर्ट्स की आपने भाई किस प्रकार, क्योंकि देखो इनके बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, इनके बच्चों को पूरी जानकारी है, मास्टर जियों को पूरी जानकारी है। उसी के आधार पर मैं सर को निवेदन करूंगा कि बसवा टीम की जो रजिस्टर्ड विंग है उसकी स्पोर्ट्स विंग को आप देखें। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप बसवा के इस अधिवेशन में आप पहुंचे हो, तो जहां पर बसवा एजुकेशन और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनके समाज सुधार के काम को लेकर के आज वो कार्यक्रम कर रही है, और माता सावित्रीबाई और फातिमा शेख की जो आज जयंती है उनको लेकर के ये मेन मुख्य कार्यक्रम जो उन्होंने रखा है, और जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है। तो आपको जैसे मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप एक कोच के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, और काफी नेशनल और इंटरनेशनल भी आपने तैयार किए हैं, खिलाड़ी तैयार किए हैं। तो आपकी मोबाइल में क्या देखते हो, आप खींचोगे ना, जो बसवा है उनकी वीडियो इसमें बना ले, स्पोर्ट्स को लेकर के आपका क्या उनका और क्या उनका आपका एक साथी की ड्यूटी लगा कर? सबसे पहले तो फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान ने उन्हें अपने घर में शरण दी। इसी कारण उनके सबसे पहले तो आज चलते रहे। सावित्रीबाई फुले की जो जन्म जयंती है, इसकी हार्दिक बधाई आपको। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, तो मेरी खुद की भी रुचि रही है स्पोर्ट्स में, और मेरे दोनों बच्चे जूडो गेम से जुड़े हैं, जो कि लगातार 2 साल से नेशनल में खेल रहे हैं। अब की बार भी बेटी अभी 5 जनवरी को लुधियाना के अंदर नेशनल गेम में जाएंगी जूडो के रूम में। तो लगातार 6 साल से ये जुड़ रहे हैं, और मैंने भी पीटीआई भी किया है, लेकिन मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के पद पर जीटी प्लस रसीना में कार्यरत हूँ। और जहाँ तक गेम की भविष्य की बात है, हमारे बच्चे हैं जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो गेम के रूप में भी पिछड़े हुए हैं काफ़ी। तो गेम वाली, स्पोर्ट्स वाली लाइन में अभी बहुत कम 1-2% ही लोग जा रहे हैं, और इसके अंदर बहुत स्कोप है। जो बच्चे गेम के अंदर आ रहे हैं, जो नेशनल स्टेट में खेल रहे हैं, उनको बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलती है सरकार की तरफ से, और कैश प्राइज भी मिलते हैं। और एक स्पोर्ट्स के अंदर जो वैकेंसी है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, उनके अंदर भी हमारा जो प्रतिनिधि तो है वो न के बराबर है। तो मैं तो बच्चों से ये आग्रह करता हूँ, और जितने भी अभिभावक हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए। थोड़े दिन मतलब मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी। तो अगर स्पोर्ट्स में आएंगे, इससे उनका फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, यानी कि हर सर्वांगीण विकास यानी खेल से होगा। तो खेल के अंदर आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे के अंदर, और एक घूमने का मौका मिलेगा बच्चों को अलग अलग प्रांत के अंदर, स्टेट, नेशनल में या इंटरनेशनल। तो यानी कि एक आत्मविश्वास आएगा, और भविष्य इनके निर्माण की एक सीढ़ी है। ठीक है सर। 18 बालिका विद्यालय खुले,
जो कि बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया अपने पति ज्योतिबा फुले से, और उन्होंने साथ साथ पढ़ने के बाद ये संकल्प लिया कि मैं नारी समाज को ऊंचा उठाऊंगी, उनको शिक्षित करूंगी। हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मल चौधरी, चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, राज्य अध्यापक संघ की तरफ से, साथ ही हमारे जिला प्रधान राजवीर पाई जी, खंड राजौंद के प्रधान भाई रामनिवास मवाड़ जी, सीवण के प्रधान रघुवीर मेहरा जी और अन्य जो पदाधिकारी साथी पहुंचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, सही माने तो जैसा कि बसवा टीम के द्वारा जो कार्यक्रम है, शिक्षक दिवस, शौर्य दिवस और वार्षिक अधिवेशन जो यहाँ बुलाया है, तो इसमें एक अध्यापकों का मान सम्मान इन्होंने किया है। तो हम सभी शिक्षक साथी, अध्यापक समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कॉलेज है जो वहाँ पे सेंटर बनाया गया है, वो भी उसमें 80% से ज़्यादा सहयोग डॉक्टर कपूर सिंह जियों का और उनके साथियों का रहा है। तो साथियों, समाज में बहुत सारा सहयोग डॉक्टर साहब का रहा है। उनके साथ में पहुँचे डॉक्टर श्यामलाल जी। साथियों, डॉक्टर श्यामलाल जी गुड़गांव से हैं, जिनका अपना हॉस्पिटल है और प्रमुख समाज सेवी है। साथियों, कोई भी अगर समाज का साथी जो मुस्लिम मूवमेंट में काम करता है, अगर उसको कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं करी हैं डॉक्टर साहब ने, और कुछ साथियों को मैं भी जानता हूं जिनकी सेवाएं डॉक्टर श्यामलाल जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। और समाज में जितना भी योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा अगर उस साइड योगदान रहता है तो डॉक्टर श्यामलाल जी का रहता है, चाहे कोई भी सामाजिक एक्टिविटी हो, सामाजिक कार्यक्रम हो। उनके साथ में पहुंची मुख्य वक्ता डॉक्टर निर्मला चौधरी जी, जो कि चेयरपर्सन है MBA डिपार्टमेंट की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। साथियों, हमारा जो मार्गदर्शन करती रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं लंबे समय से मैम से जुड़ा हूँ। कई बार ये होता है कि मैम स्टूडेंटों को नहीं जानती, पर हमें तो पता होता है कि, क्योंकि मैं भी उसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट का। मैं शुरू से मैम के टच में रहा हूँ। साथियों, जो भी गणमान्य अतिथि पहुंचे हैं, साथ में उनके डॉक्टर निर्मला चौधरी जी के साथ में पहुंचे हैं डॉक्टर जय किशन चंदेल जी, डॉक्टर विवेक जी, और साथियों रोहतक से हमारे साथ आज का जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर कपूर सिंह जी, डॉक्टर श्यामलाल समाजसेवी जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर निर्मला चौधरी जी, चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और जो अध्यक्ष हैं मान्यवर करम सिंह नागर जी। आप सभी को जय भीम जय भारत। प्रोग्राम के बहुत बड़ा नंबर है कि इतने सारे बच्चों को रोज़गार मिला है, क्योंकि रोज़गार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है आज के टाइम में। और एकेडमिक्स में जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में रंग लाएगा। और नशे के खिलाफ जो आपने मुहिम छेड़ी है, अभी आपने बताया कि 365 किलोमीटर 82 स्कूलों को आपने कवर किया। हमारी उम्मीद है कि आप इसको, जैसे अभी हरियाणा आप लेके चल रहे हैं, पूरे देश में जो है आप इस मुहिम को आगे लेके चलें। आज का जो ये पावन पर्व है जो मनाया जा रहा है, तो सामने लिखा भी हुआ है कि शिक्षा प्रथम उद्देश्य। शिक्षा प्रथम उद्देश्य क्यों बनाए? क्योंकि आज जो है 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, और उन्हीं के जन्मदिन के साथ साथ क्रांति ज्योति फातिमा शेख जी का जन्मदिन जो आने वाला है इसी महीने में, तो साथ साथ मनाया जा रहा है। 9 तारीख को माता फातिमा शेख जी का भी जन्म दिवस है। उनके भी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो यह कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि
शिक्षा ही वह द्वार है जहां से हमारी तरक्की का रास्ता खुलता है। तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरी मातृशक्ति बैठी है। मैं एक बात कहूंगा कि हम भूखे रह जाएंगे परंतु अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हमें कितना ही अपना पेट काटना पड़े, परंतु शिक्षा से समझौता नहीं करना। बाबा साहब को ले लीजिए, सिर्फ शिक्षा के दम के ऊपर ही उन्होंने कितना बदलाव कर दिया। तो हमें आज सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज नारी शक्ति के ऊपर, बेटियों के ऊपर दो पंक्तियों के माध्यम से इन महान मूर्तियों को अपनी वाणी, अपनी रचना, अपनी तो नहीं कहूंगा मैं, ये रचना समर्पित करता हूं। खुद भोज नहीं है, बोझ उठाती हैं बेटियां। खुद बोझ नहीं है, बोझ उठाती हैं बेटियां। दुख झेल के भी सबको हंसाती हैं बेटियां। खुद बोझ नहीं, बोझ उठाती हैं बेटियां। दुख झेल के भी सबको हंसाती हैं बेटियां। बेटे करेंगे मुक्ति, बेटे करेंगे मुक्ति, अब ये सोच बदल दो। बेटे करेंगे मुक्ति, अब ये सोच बदल दो। कांधा भी अर्थियों को लगाती है बेटियां। कांधा भी अर्थियों को लगाती है बेटियां। माँ बेटी बहन पत्नी है, माँ बेटी बहन पत्नी है, पर वक्त पड़े तो। माँ बेटी बहन पत्नी है, पर वक्त पड़े तो। किरदार आदमी का निभाती है बेटियां। किरदार आदमी का निभाती है बेटियां। बेटे तो बांटते हैं पुरखों की दौलतें। बेटे तो बांटते हैं पुरखों की दौलतें। दुख दर्द की जागीरें बटाती हैं बेटियां। दुख दर्द की जागीरें बटाती हैं बेटियां। बेटी को जो अपनी रूह से प्यार करेंगे, बेटी को जो अपनी रूह से प्यार करेंगे, उनके जहन में आती हैं, उनके जहन में हर समय आती हैं बेटियां। उनके जहन में हर समय आती हैं बेटियां। खुद बोझ नहीं हैं, बोझ उठाती हैं बेटियां। दुख झेल के भी सबको हंसाती हैं बेटियां। सावित्री है, फातिमा है, सावित्री है, फातिमा है, झलकारी है मीरा। सावित्री है, फातिमा है, झलकारी है मीरा। सारे जहान में नाम कमाती है बेटियां। सारे जहां में नाम कमाती है बेटियां। धन्यवाद।
आयोजित करवाई गई उनको, तो उन्होंने भी उनको प्रशंसा पत्र दिया। तो साथियों, शिक्षा जो है उस समय उनके दिमाग में एक ही बात थी भी शिक्षित करें इनको, क्योंकि बाल विवाह, विधवा विवाह, जो अन्य कुरीतियां समाज में इतनी फैली हुई थी, जब भी कोई विधवा महिला हो जाती थी तो उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। बाद में जब उनके किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो जबरदस्ती महिला को उनके पति के साथ जलाया जाता था, उसको सती प्रथा बोलते। तो इन सभी सामाजिक कुरीतियों का माता सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने डटकर विरोध किया और उन्होंने विधवाओं को स्पेशल एक आश्रम उन्होंने बनाए। तो किसी भी प्रकार से जो घर से प्रताड़ित है, घर से निकाल दी गई महिला है, उनको उन्होंने एक आश्रम में अपने आश्रय दिया और अच्छी शिक्षा दी। तो साथियों, आज भी हम ये बता रहे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, जितने मुख्य अतिथिगण हैं, आज भी अपना अपना कोई इतिहास अगर बताने लग जाए तो पहले क्या थे, किन विषम परिस्थिति में हमने पढ़ाई की, तो सभी जानते हैं। तो आज जो हम यहां अच्छा पैंट कोट, अच्छी ड्रेस, वेल सेटल्ड, तो एक शिक्षा की बदौलत ही है और शिक्षा पर ही हमारा जोर होना चाहिए। तो शिक्षा, अगर हम अच्छी शिक्षा लेंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, गुरुदेव भाई जी आप संघर्ष करो, संघर्ष करो। आ गए हैं, हम लोगों के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें सौंपी गई हैं। अगर कोई साथी इनके ऊपर बात करना चाहे, आप हमारा नंबर ले सकते हैं। आप सभी बात को बहुत पहुंचने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर गेट पर हमारे मुख्य महोदय पहुंच चुके हैं और सभी ने खड़े होकर गणतंत्र ध्वनि के साथ इसका हार्दिक स्वागत करना है। से ज्यादा सहयोग डॉक्टर कपूर सिंह जी होगा और उनके साथियों
है। इसके साथ ही हमें गौरव है इस बात का कि हम उन महापुरुषों के उस प्रथम लक्ष्य को लेकर के चले हुए हैं, जो शिक्षा हमारा प्रथम लक्ष्य है, प्रथम उद्देश्य है। सम्मान किया। हम लोग इस शिक्षक दिवस के रूप में गांव-गांव तक बाबा साहब के विचारों को अगर हम पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो हमारे समाज में एक क्रांति के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जो जर्नीज करते हैं उससे भी सीखते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने आज से 500 बरस पहले मक्का, मदीना, इजराइल और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी उन्होंने उदासियां की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी, एक महापुरुष, एक गुरु जो 500 बरस पहले पूरी दुनिया को घूम के आया हो, उसका ज्ञान कितना बढ़ चुका होगा। और जरूरी है कि सामाजिक चर्चा के साथ साथ हमें अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, मैं तो उस साथी की बात की एक कोटेशन लेकर 1 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी यहाँ बैठे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 विश्वविद्यालय राजकीय स्तर पर स्थापित है जो सरकारी है, और 23 विश्वविद्यालय गैर सरकारी है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो कम से कम 45 की तादाद में विश्वविद्यालय स्थापित है। और यहाँ देखें तो हर विश्वविद्यालय में 2, 4, 10, 20 प्रोफेसर अनुसूचित जाति वर्ग से सीधे तौर पर बिलोंग करते हैं। लेकिन साथियों में एक बड़ा ही विषय जो हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की देवी, शिक्षा की जननी जिसको हम कह रहे हैं, उसके इन शिक्षा के मंदिरों में अनुसूचित जाति वर्ग से ना तो कोई वाइस चांसलर है, ना कोई परीक्षा नियंत्रक है, और ना ही कोई रजिस्ट्रार है जो शिक्षा के मंदिरों में नीतियों के निर्माण करते हैं। अगर वहां हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो हमारे लिए कैसी नीतियां बनेगी, आप सोच के देखियो। साथियों, जिस प्रकार बसवा कैथल के अंदर है, मैं चाहूंगा कि ये साथी इस जिले के अंदर लग रहे हैं, प्रदेश के हर जिले के अंदर इस प्रकार की टीम हो। की खान शोषक इसका मर्म न जाने और शासक पी गए चान। जिन लोगों को अपनी दादी को जो है गोलियों से भुना गया, जिसके पिताजी को बम से उड़ाया गया, उनकी औलादे जो है आज भी राजनीति सत्ता पाने के लिए फड़फड़ा रही है। और आज भी हम लोग जब देश की संसद के बाहर संविधान चढ़ाया जा रहा है तो हम लोग कह रहे हैं कि राजनीति की बात ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम लोग मां की कोख में जब बच्चा पैदा आता है, हमें तभी जो ना उस बच्चे को राजनीति करनी सिखा देनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जो उस बच्चे को ना कोख में ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बगैर राजनीति सत्ता के बगैर जो है हमारा भला नहीं हो सकता। वो मंदिरों में हमें लगाना चाहते हैं, वो हमें घंटियों में दबाना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वर्ग शासक बनना चाहते हैं तो हमें इस घंटी से, मंडी से, फंडी से ना बच के रहना पड़ेगा साथियों। जो और सम्मानित मंच, हम जयंतियां मनाते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले जी की जयंती में आ रहे हैं। ज्योतिबा फुले जी का जो मिशन था, शिक्षा का मिशन था, उनसे आगे शिक्षा का मिशन का लेते हुए आगे बाबा साहब ने इस मिशन को चलाया। जैसे हमारे सरदार जी कह रहे थे कि गुरुओं ने गुरुवाणी के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से शिक्षा का प्रचार किया, और गुरुओं ने स्वराज की मांग की, और स्वराज की मांग को उठाया, और स्वराज की मांग को बाबा साहब ने उठाकर संविधान में पिरो दिया और नारी को 50% का अधिकार दिलवा दिया।
तो आज बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पे शिक्षित बने बैठे हैं, वो थे इसलिए हम हैं। स्मार्ट है सारी तरह से, पैसे से, ज्ञान से, और एक बड़ा दिल रखते हैं जो महात्मा बुद्ध का करुणा का जो दिल है, वो करुणा जिस आदमी में होती है शायद वही सबकी सेवा करता है। करुणा का ये एक मूर्ति है, इसीलिए समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह के लोगों का आना, मुख्य अतिथि की भूमिका में आना अपने आप में इस प्रोग्राम को सफल प्रोग्राम बनाता है। और गणमान्य लोग सामने बैठे हैं, सभी मान सम्मान के योग्य हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं से वो करता है प्रेरित कि पढ़ना चाहिए। पढ़ाई एक अच्छी बात है, बिना पढ़ाई पढ़ी के गति नहीं है। और आज हम माता सावित्री बाई फुले को याद कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट की मूर्ति है, महिला सशक्तिकरण। आज बात करती है सरकार के महिलाओं को सशक्त करो, ये 200 साल पहले। अब देखिए महिलाएं सशक्त नहीं हैं, उनको आज सशक्त बनाया गया है। महिलाएं जन्मजात सशक्त पैदा होती हैं। हमने सुने अपने माँ बाप से, बुजुर्गों से, कि महिलाओं को परमात्मा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ताकत देके भेजता है, अदरवाइज यहाँ जीना महिलाओं का आसान नहीं है। और महिलाएं इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा के साथ जब वो पैदा होती हैं तो वो समाज के लिए कितनी ऊर्जा का कार्य करती हैं। लेकिन साथ में महिलाओं के बिना, मतलब महिलाओं का जो ये सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, उनकी ऊर्जा है, उनकी जो सेवा भाव है, एक परिवार को तैयार रखना, जोड़ के रखना, बच्चों को तैयार करके समाज को देना, वो एक पति के बिना, एक पुत्र के बिना, एक भाई के बिना अधूरा है। सावित्री बाई फुले जब शादी, ये बचपन में शादी हो जाती है, उस टाइम में 9 साल की होती है, और पति कितने साल के? 13 साल के। सोचो, दोनों बच्चे हैं। 9 साल का और 13 साल का बच्चा कितना ज्ञान रखता है, लेकिन दोनों बहुत ही ऐसे दिल से सैल्यूट करते हैं हम इन्हें। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे इतिहास रहा है, बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है। सावित्री बाई घर में ऐसे अखबार आ रहा था, अखबार पढ़ रही थी, मुझे याद आता है, इंग्लिश का अखबार था। तो उसके पिताजी से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए नहीं है, औरतों को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक वाक्य था ये उनके पिताजी का, वही उसी ने उसको हिला दिया। क्या औरतें आदमियों से अलग हैं? जब आदमी पढ़ सकते, औरतें क्यों नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती औरतें? तो उसने वहीं से उसके दिल में आया कि मुझे पढ़ना है। और जब ज्योतिबा फुले से, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाती है, तो एक खुले विचार का व्यक्ति बच्चा उन्हें शादी में मिल जाता है, और दोनों एक दोस्त की तरह साथ साथ पढ़ते हैं। तो उसमें कहना चाहता हूं कि आप चाहे एक रोटी कम खाएं, चाहे आप छोटी गाड़ी खरीदें, चाहे आप साइकिल पर चलें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया, चाहे आप ज्योतिबा फुले जी की बात करें, माता सावित्री बाई की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, तो सभी ने केवल एक ही रास्ता बताया है, दिखाया है, और वो है शिक्षा। साथ साथ अभी हमारे साथी अपनी बात रख रहे थे, और मैंने भी ये बात पहली बार सुनी, तो मैं उम्मीद करता हूं अपने साथियों से कि जब भी महापुरुषों की फोटो लगाई जाए तो गुरु नानक जी की भी फोटो लगाई जाए। वो भी क्या बता रहे थे कि जो ये हमारे महापुरुष रहे, इनकी वाणियां, इनकी बातें गुरु नानक जी ने संभाल कर रखी, कहां कहां से इकट्ठी की। और मुझे ऐसा लगा
कि जो मान्यवर साहब कांसीराम और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी उन बातों को हमारे तक पहुंचा पाए, तो कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी ने उनको संभाल कर रखा, वहां से कहीं से खोजा होगा। हमारे काफी प्रोफेसर साहब ने बहुत शुरू में भी बोला था कि कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, 51,000 कुछ उसने बोला था, और उसकी जगह 11,000 से ऊपर प्राइवेट स्कूल बनाए जा चुके हैं जो कारपोरेट घरानों के हैं। और ये जो बंद स्कूल होंगे साथियों, ये भी अल्टीमेटली उन्हीं के उसमें जाने हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए आज जो है जरूर किस बात की है, हम शिक्षा कब प्राप्त कर सकते हैं, कोई कुछ भी बात कहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपका संविधान बचा रहेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने तो पूरा मन बना लिया है संविधान को खत्म करने का। अभी वो इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ खत्म कर दिया है, हमें यह पता ही नहीं है। संविधान अब नाम का रह गया है, नाम लेने के लिए अपने भाषणों में कहेंगे, बोलते हैं कि वे संविधान सर्वोपरि है, बोलते हैं अपने भाषणों में, लेकिन नीचे नीचे क्या हो रहा है आपके सामने है। आपके पास एक ही ताकत है। हमारे साथी ने भाई, हमारा विक्रम डमोलिया बहुत संघर्षशील क्रांतिकारी साथी है, उन्होंने कहा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन भी करने चाहिए, आज के दिन प्रदर्शन करने चाहिए। वो एक समाज का, आदमी का जिंदा दिली का उदाहरण हो सकता है, लेकिन आज आप कितना ही संघर्ष कर लो, कितना ही आप प्रदर्शन कर लो, कोई नहीं पूछने वाला है। एक ही सिर्फ तरीका है, मौजूदा सत्ताधारियों को बाहर करना, और वो भाई एक ही ताकत है, वोट, और कुछ नहीं कर सकते आप। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ताकत दी थी, और साथियों ये आखिरी मौका है, नोट कर लो, अगर अभी भी हम चूक गए तो ये वोट आपका, जिसको हम बोलते हैं ना कि वोट की कोई कीमत नहीं होती, बोलते हैं ना, क्योंकि राज बनता है जिस चीजों की क्या कीमत है, उसकी कीमत हो ही नहीं सकती, लेकिन उसकी कीमत इस इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि आपको कि उस वोट की कीमत 0 हो जाएगी। तो अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए अपना भाई असली तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो समय जो है बहुत खराब समय आ रहा है हमारे समाज के लिए खासकर। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, बहुत सुबह से चला हुआ प्रोग्राम है। हमारे बीच में विजय बोध जी हैं, जो दिल्ली से हंस दो इंडिया एक ऐसी मुहिम लेकर के चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और वो आज कुरुक्षेत्र के कैथल के में बसवा टीम द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जो शिक्षक दिवस के रूप में आज उन्होंने इस कार्यक्रम के अपने राष्ट्रीय अपने वार्षिक अधिवेशन को आज मनाया गया है। तो विजय बोध जी, तो सर आप ये बताएं कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं और दिल्ली से आप आए हैं, और जो बसवा टीम है तो आपको कैसा उसके कार्यक्रम के बारे में यहाँ के आकर के आपको लगा, कैसा आपको महसूस हुआ, क्या आपको यहाँ और अलग देखने को मिला? सर्वप्रथम गजब समाचार के जो है सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि एक तो इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गजब समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है भाई करनैल सिंह की जो आवाज़ है, करनैल सिंह की जो मुहिम है वो आगे पहुंच सके। जो साथियों, बात आज माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है, 3 जनवरी है, और 3 जनवरी के दिन जो है माता सावित्री बाई फुले के नाम से पूरे देश में जो है उनकी जयंती मनाई जाती है। आज मेरे पास भी जो है कम से कम 20-25 प्रोग्राम थे, लेकिन हरियाणा पृष्ठभूमि में जो है मातृशक्ति को, शिक्षा का जो ना आज भी कहीं ना कहीं अभाव देखा जाता है। माता सावित्री बाई फुले के जो पद चिन्ह जो है, जो बसवा जो कार्य कर रहा है पूरे देश में जो है, वो बड़ा अनुकरणीय काम है। और बसवा के साथ साथ जो है हम लोग भी जो है हंसदो इंडिया जो हमारा मूल संगठन है, जो बाबा साहब के आंदोलन को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल को लेके चला था, आज वो भी जो है वो कंधे से कंधा मिला के जो है बसवा के साथ काम कर रहा है। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हरियाणा में जो है जिस बड़े पैमाने पर नशा जो पांव पसार रहा है, उसकी रोकथाम और महिलाओं में जागृति अभियान लेके आना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। और रही दूसरी बात कि भी हम लोग बसवा आने वाले समय में, बसवा हो चाहे हंसदो इंडिया हो, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन AMVA हो, ये सारे जो एक परिवार के सदस्य हैं। और आप जब देखेंगे कि जहाँ भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होती है तो सभी लोग जो है वो एक माला में जो है ना पिरोया आते हैं, और वो जो है बाबा साहब के अपने महापुरुषों की मुहिम को जो ना आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सर, आप आज जो स्थिति है, आने वाले जो अभी कुछ साल में बहुजन समाज की जो दशा है वो किस प्रकार की, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो रास्ता जो है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। जो और पहले की अपेक्षा जो है आज के पृष्ठभूमि में जो है सामाजिक परिवर्तन की जो राह है वो बहुत कठिन और जो है ना वो बहुत लंबी हो गई, और उस पर लोग जो आने वाली पीढ़ी जो है ना बड़े पैमाने पर अनुसरण कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है जो विरोधी जो ताकतें हैं उनका पुरजोर विरोध कर रही हैं, लेकिन वो आज जो ना एक्सेप्शन नजर आ रही है। और आने वाले समय में जो आप देखेंगे कि राजनीति जो है वो बहुजन के इर्द गिर्द घूमती है जो है, ठीक है ना। और बहुजन युवा ही जो है इस देश में नेतृत्व कर सकते हैं, बाकी के पास जो है मंडल और कमंडल के सिवा जो है ना कुछ नहीं है। वो जो है वो गुमराह कर रहे हैं OBC समाज को, अति पिछड़ा वर्ग को, वो शेड्यूल कास्ट को, वो जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है वो कुठाराघात आने वाली जो हमारी जो संतानें हैं उनको जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और उसको रोकने का काम जो है सभी मिशनरी साथी बड़े पुरजोर से कर रहे हैं। तो सर, आप जिस प्रकार से अभी आप भी बता रहे हो कि थोड़ा जो मुहिम है वो कठिन हो गया, उसकी डगर जो है वो काफ़ी कठिन हो चुकी है, तो उस राह का जो पहले का हमारा जो प्रयास था, जो संघर्ष था, पहले ज़्यादा मुहिम तेज़ी से काम कर रही थी और आज जैसे धीमी पड़ गई है वो, तो उसमें दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है, समाज है या अनपढ़ता है, वो जो जागरूकता की कमी है क्या? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि भी मुझे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। जो वाइट कॉलर जो लोग हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से जो है वो टीवी और बीवी के चक्कर में फंस गए थे जो है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी जो आ रही है देश में जो है वो उसको जो ना वाइट कॉलर लोगों को दरकिनार करते हुए आगे आ रही है, और वो कह रही है कि भाई रास्ता छोड़ो, अब हम लोग तैयार हैं जो है, ठीक है ना। चाहे वो भले ही उत्तर प्रदेश की आवाज़ हो, चाहे वो राजस्थान की आवाज़ हो, चाहे पूरे देश में कहीं भी किसी भी राज्य की बात हो, लेकिन आज युवा जो है बड़ी बढ़ चढ़ कर ना भाग ले रहा। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हर रोज घटनाएं पे घटनाएं हो रही है, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, माँ बहन बेटियों को डराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंबेडकर मिशन जो है वो रुकने का काम नहीं हो कर पा रहे हैं वो, और उनके बस की कुछ है ही नहीं जो है। वो अंधेरे में जो ना बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने का तो काम कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा का रोकने का जो उनके बस की बात नहीं है आज की डेट में। तो आपको कैसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो क्या परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना है या ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर समाज का जो पतन होने की ओर है? देखिए करनैल जी, समाज का पतन जो है ना कभी नहीं हो सकता। इन लोगों ने वैद्यरथ मौर्य की हत्या करके ना तब बुद्धिज्म को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन आज इनकी मजबूरी बन गई है कि ये खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ।
हम लोग जो है विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु तथागत बुद्ध के नाम पर हैं। और दुनिया ने जो है, जिन लोगों ने जो बाबा साहब को छुपाने का काम किया, उसी दुनिया में जो है 100 कंट्री के लोगों को इकट्ठा किया और बाबा साहब को ज्ञान के दीपक के रूप में जो ना उन सम्मानित किया गया। जो ये इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली है कि भी विचारधारा को रोका जाए, लेकिन आज के समय में जो इनके बस की नहीं है विचारधारा को रोकना। जो ये तो सर कह रहे हैं भी हमने बाबा साहब के जो 5 तीर्थ हैं हमने तैयार किए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? वो कह रहे उधर जो लंदन में बाबा साहब का जो जहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी वो भी हमने खरीदा है, वहाँ पे जो गया में है वो भी हमने बनाया है, और भी जो दिल्ली में है अकबर अली 26 अलीपुर रोड पे वो भी हमने बनाया है। और भी मतलब 5 तीर्थ बताते हैं, वो 5 तीर्थ हमने बनाए। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो है हर स्टेट के जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर पंच तीर्थ आपने बनाया है तो वो पंच तीर्थ जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बगैर अधूरा है। अगर आप में ताकत है, अगर हम आपको जो है खुला चैलेंज करते हैं और खुला कहते हैं, आप पंचशील लगा के देखो और 22 प्रतिज्ञाओं लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, क्या मार्गदर्शन रहेगा? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा, एक तो डरे नहीं, मृत्यु से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, और प्रकृति का जो अंतिम सत्य है मृत्यु जो है वो आज आ जाए या कल आ जाए, लेकिन दुश्मन को है भगा के छोड़ेंगे और बख्शेंगे नहीं जो। डॉक्टर साहब, आज कैथल में बसपा टीम द्वारा शिक्षक दिवस एवं शौर्य दिवस और उसमें उन्होंने अपना अधिवेशन जो वार्षिक है वो रखा है, और उसमें एक महिलाओं को लेकर के भी बात की गई है, और उसके बाद में जो उन्होंने लगभग 40 से ज़्यादा जो उनके तैयार किए गए बच्चे हैं, पुस्तकालय जो उन्होंने 50 से ज़्यादा खोल दिए, तो क्या आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब इसके बारे में? यार देखिए, बसपा का जो उन्होंने अपने उसमें बैनर में भी लिखा है शिक्षा प्रथम उद्देश्य, और ये शिक्षा प्रथम उद्देश्य आज का नहीं है, ये बहुत पहले से ज्योतिबा फुले जी जो थे उनकी जो घरवाली थी, आज जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, यहाँ पर मनाया है, उनका भी यही मकसद था पहला। उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, उन्होंने यही किया, और उनसे प्रेरित होकर के मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पैदा हुए उस समय ज्योतिराव फुले जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने उनको अपना गुरु माना है। उसका कारण क्या था? वो यही था, शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब का भी मेन उद्देश्य ये था भाई शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरियों की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी बोला है, ये साथी जो हमारा बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है, और मैं शुरू से ही इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसा ये मुझे बोलते हैं और जिस लायक मैं हूँ, मैं उससे कहीं न कहीं ज़्यादा ही इनको सपोर्ट करता हूँ। और आने वाले समय में अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो ये जो संस्था इन्होंने बनाई है ये बहुत ग्रो करेगी। तो डॉक्टर साहब, आज जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर काफ़ी हम गिरता ही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूलों को बंद किया जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या समाज को प्रयास करने चाहिए या कैसे संस्थाएं आगे आए उसके लिए? देखो जी, मौजूदा जो सरकार है उसका तो मेन मकसद ही ये है कि कोई भी बच्चा जो गरीब आदमी का विशेषकर है वो पढ़े ना। क्यों पढ़ेगा? तो जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है कि पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, और इनको सवाल का तो मतलब ही नहीं। जब ये एक समय में 150 के आसपास सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं, और कारण ऐसा क्या है? सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जिन्होंने संसद के अंदर सुरक्षा को तोड़ करके घुसे हैं उस पर ही तो बयान मांग रहे थे गृह मंत्री का। तो ये सरकार जो है ये बहुत खतरनाक सरकार है, और इसमें कोई संस्थाओं को आगाना चाहिए, जो मर्जी आगे आ जाए, कुछ भी बनने वाला नहीं।
मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो जनता कर सकती है कि इनको सत्ता से बाहर करें। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो ये देश बहुत जल्दी जो है ना गुलाम होने वाला है। और क्योंकि मैं गुलामी से मतलब समझता हूँ संविधान है तो आज़ाद है देश, नहीं तो। और संविधान को आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से एक एक संस्था को, जो सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से उनको गुलाम, इवन सुप्रीम कोर्ट को जब इन्होंने काबू कर लिया है तो किसको छोड़ सकते हैं। इसलिए तो डॉक्टर साहब फिर मैं बोलता हूँ कि इनको सत्ता से बाहर करें, वो जनता कर सकती है। जनता के समझ में आएगा तो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब अभी एक बात आपने कही कि जनता ही उनको जवाब दे सकती है, तो आज ईवीएम का ज़माना है। ईवीएम को लेकर के सरकार ना तो कोई इस पर बात करना चाह रही है और ना ही कोई और भी संगठन और जितनी भी पार्टियां हैं वो इस पर कोई ठोस आवाज़ उसको उठा पा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो बात तो सही है आपकी, चाहे ये ईवीएम का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सही ढंग से खुल के बात ये नहीं आ रही इसमें क्या गड़बड़ है या नहीं है। ये अपने अपने सबके अंदाजे हैं। गड़बड़ हो सकती है, मैं ये नहीं कहता गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा अगर जनता चाहती है, जनता सड़कों पर आ जाए तो इससे ईवीएम नहीं जाए, जो मर्जी कर ले, इनके जूते मारेंगे जनता, तब जाकर बात करेंगे। सब जनता को तो गुमराह किया हुआ है सामने, क्योंकि मीडिया उनका है। अब जनता का तो उन्होंने हर रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसे नंबर उनके सामने करके कि वो मीडिया जनता तो उसमें उलझ रही है। देखो जी, ये जो अच्छे पत्रकार हैं वैसे तो, और वो भी सोशल मीडिया के, उसमें तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो पत्रकारिता तो ख़त्म हो चुकी है लगभग। उनका काम है सोशल मीडिया के माध्यम से, आम जनता का भी काम है जो इसको देखते हैं, विपक्ष के लोग हैं उनको भी इकट्ठे होकर के सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ये गुमराह कर रहे हैं ना, इस बात को ही बताना है। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर पब्लिक को लोग ये जागरूक नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, तो फिर कुछ नहीं बढ़ता। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप भी राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हो, तो अब भी आप शाहबाद में सक्रिय हैं और आपका शाहबाद की जनता में अगर आपको मौका देती है तो आपका क्या उनके लिए एक एजेंडा रहेगा, उनके हितों के लिए वो बताएंगे कि जनता को पता लगे? जब से पहले का तो मैं नहीं ज़्यादा जानता, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई है जी, इसमें 3 एमएलए बने हैं और तीनों एमएलए से वहाँ की जो जनता है वो इतनी नाखुश है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। और पिछले दिनों आप सब कुछ ध्यान में है, बाढ़ के टाइम पर जी आपसी रंजिश की वजह से शहर को डुबो दिएगा, जनता को डुबो दिएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला था भाई, सबसे पहले तो मेरा इस शाहबाद में जो 15 साल से कम कोई काम नहीं हुआ है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे बिजली पानी का है, या कोई बाढ़ की जो समस्या है, भाई मेरा तो मेरी अपनी टीम है, एक मेरे साथियों की रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तक का मेरे साथ, उनसे एक स्टडी करवा करके, और मैं तो पहले ही दिन से उस पर काम कर दूंगा भाई इस शहर से ये इस तरह की जो दिखते हैं कैसे ख़त्म हो, और 1 साल के अंदर अंदर मैं अपना काम शुरू करने की वो करूँगा। 1 साल तो लगेगा उसको स्टडी करने में, क्या करना हमने, एक दिन में नहीं होगा कि जाते मैं बैठे हो गया बना दिया मेरे को और मैं कर दूँगा, नहीं, 1 साल मुझे ज़रूर लगेगा मेरे साथियों के साथ उसको स्टडी करने में, फिर काम अगले 1 साल के बाद जो है ना फिर हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो चुनाव भी नज़दीक हैं, चंद महीने ही बचे हैं चुनाव के लिए, सरकार का कभी भी, अब नया साल लग चुका है तो कभी भी इसकी घोषणा करवा भी सकती है, तो आपकी क्या तैयारी है उसको लेकर के शाहबाद की? देखिए मैं वैसे तो शाहबाद में जितने भी अपने आप को टिकटरार्थी समझते हैं, देखो हर जगह होते हैं टिकटरार्थी, ये नहीं है मैं ही अकेला हूँ, और भी है। मैंने यहाँ पर सबसे बाद में काम शुरू किया है,
और मुझे मेरे ख्याल में 1 साल के आसपास हुआ है, 1 सवा साल। और उसमें आज अगर शाहबाद में आप कहीं भी बात करके देख लेना, शाहबाद की जनता बोलती है कि भाई उस जैसा ही आदमी होना चाहिए। और वो तो ये भी कहते टिकट लेके आया। मैं अभी बल्कि इस बात की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि टिकट तो पार्टी ने देनी है, पता नहीं क्या समझ में आएगी। फिर भी पब्लिक की अगर सुनते हैं, जैसे पार्टियां कहते हैं हम सर्वे करवाएंगे, हम वो करेंगे, तो टिकट अपने को मिलेगी। और अपा इलेक्शन जीतने का तो कुछ करें, जितना हम काम करते हैं लोगों ने देख लिया। मेरे को 6 महीने में इतने लोग, चाहे वो बल्कि शहर के जो मेन अच्छे कहते कवाते लोग हैं ना, वो सब अपने उसमें हैं, पक्ष में हैं, अपनी बात करते हैं। तो आने वाला समय उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और भाई हमारे लिए अच्छा रहेगा तो शाहबाद के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है सर।